हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं जो है आयनिक बॉन्ड। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, राइट। तो इस टॉपिक को हम बड़े ही ध्यान से और आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आयनिक रेडियस से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आयंस क्या होते हैं, राइट। देखो बच्चों, आयंस कब फॉर्म होते हैं? आयंस होते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन, कोई भी अगर हमारा एटम है, राइट, वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। ऐसा किस केस में होता है? एक कंपाउंड ले लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। सबने सुना हुआ होगा NaCl का नाम, राइट। ये क्या है? ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है? आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक अगर ये कंपाउंड है, इसका मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो हम आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो ये जो आयनिक कंपाउंड है, ये दो एटम से मिलकर के बना हुआ है। एक है हमारे पास सोडियम, एक है हमारे पास क्लोरीन, राइट। तो पहले हम बात करेंगे सोडियम की। तो सोडियम जो एटम होता है, ये क्या होता है बच्चों? मेटेलिक करेक्टर का होता है। और मेटल्स की प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो सोडियम क्या करता है? यहाँ पे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करता है और एक आयन का फॉर्मेशन करता है, जो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का फॉर्मेशन करता है। और इसी पॉजिटिव चार्ज आयन को हम एक नाम से जानते हैं जो होता है बच्चों कैटायन। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कोई भी एटम यदि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम कहेंगे कैटायन, राइट। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जनरली, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम ने लूज किया है, क्लोरीन क्या करता है बच्चों? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, इसको हम एक नाम से जानते हैं जो होता है एनायन, राइट। उम्मीद है कैटायन और एनायन आप यहाँ पे समझे होंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो जिस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का वो फॉर्मेशन करेगा उसको हम कैटायन कहेंगे। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज्ड आयन का फॉर्मेशन करेगा उसको हम एनायन कहेंगे। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम इस कैटायन, एनायन और इनके पेरेंट एटम की रेडियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। मैंने क्या बोला? पेरेंट एटम, यानी कि इस कैटायन का पेरेंट एटम कौन हुआ, कि ये कैटायन किस एटम से फॉर्म हुआ है? सोडियम से। तो सोडियम इसका क्या हो गया? पेरेंट एटम हो गया। इसी प्रकार से अगर Cl माइनस है तो इसका पेरेंट एटम क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। तो हम यहाँ पे कैटायन, एनायन और पेरेंट एटम की रेडियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है बच्चों, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई of the ion up to which it has an influence in the ionic bond। अभी हमने पढ़ा था कि जो NaCl होता है उसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ कैटायन की जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन की जो नेगेटिवली चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और इसी इंटरेक्शन को हम आयनिक बॉन्ड से जानते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे एक कैटायन दिखाया गया है और एक एनायन है। इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड ये बनता है, राइट। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जो कैटायन है वो स्मॉलर साइज में दिखाया गया है, जबकि एनायन जो है वो लार्जर साइज में दिखाया गया है। ऐसा क्यों होता है, राइट। अभी तक जब हम उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैटायन स्मॉलर साइज होता है और एनायन जो है यहाँ पे लार्जर साइज क्यों होता है, उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम आयनिक रेडियस पढ़ते हैं उसमें जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो होती है बच्चों रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, राइट।
जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कोवेलेंट रेडियस में, या फिर हम पढ़ चुके हैं मेटेलिक रेडियस में, उसमें हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो पढ़ा था वो क्या था। अगर हम बात कर रहे थे कोवेलेंट रेडियस की, तो वहां पे सिंपल सा क्या था कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, और वो क्या था हमारा बच्चों, वो आ रहा था हमारा कोवेलेंट रेडियस, या फिर अगर हम बात करें मेटेलिक रेडियस की। लेकिन यहाँ पे डिफरेंटली अलग सिनेरियो है। यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कैटायन और एनायन से मिलकर के ही बनती है। इसका मतलब इन दोनों का जो साइज है उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। जबकि कोवेलेंट रेडियस की अगर हम बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। वहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम सिंपल से 2 से डिवाइड करते थे, उसके बाद हमारी कोवेलेंट रेडियस निकल के आ जाती थी, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कि भाई हमारा क्या था, जो मैंने बोला था कि जो कैटायन होता है यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है वो स्मॉलर साइज का होता है, ठीक है, देन दैट ऑफ द एटम। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा था कि जो सोडियम होता है वो क्या करता है, सोडियम प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देता है, राइट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो पॉजिटिव आयन है ना, इस आयन का जो है साइज वो स्मॉलर होता है इसके पेरेंट एटम यानी कि सोडियम से। तो वो कैसे होता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका एटॉमिक नंबर लिखने की कोशिश करूं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट। और एटॉमिक नंबर में तो कोई चेंज आएगा नहीं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहे हो। दूसरा अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों, 11 होंगे। और सोडियम प्लस के पास प्रोटॉन तो चेंज होंगे नहीं भाई, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या हुआ, एक कम हुआ है, तो प्रोटॉन भी हमारे क्या हो गए, यहाँ पे 11 हो गए। साथ में हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हुआ, देखो सोडियम अगर एटम है तो उस एटम के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 11 प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर मेरा सोडियम आयन बना है यानी कि पॉजिटिव चार्ज बना है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब है कि इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो चेंज यहाँ पे किस में आया, देखो चेंज आया यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। किस में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। हमें पता है कोई भी अगर एटम होता है उसके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, साथ में उसके चारों ओर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस न्यूक्लियर के पास होता है न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। क्या होता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज होता है ये हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। भाई जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। और जितना ज्यादा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा यानी कि हमारे जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही ज्यादा हमारे न्यूक्लियस के पास होगी। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि बताओ सोडियम और सोडियम आयन के बीच में किसकी रेडियस ज्यादा होगी, सोडियम की होगी या सोडियम आयन की होगी। तो आप सिंपल सा क्या देखोगे, आप देखोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन्स ही हमारे क्या होते हैं कि जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज भी उतना ज्यादा होगा। बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के पास क्या है, 11 है। यहाँ पे Na प्लस के पास भी क्या है, 11 है। आप कहोगे न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज तो दोनों के केस में इक्वल है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि ये जो सोडियम एटम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये 11 एटम, सॉरी 11 जो प्रोटॉन्स हैं वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन सोडियम आयन की अगर हम बात करें तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि इन दोनों सिनेरियो में कौन सा आयन या कौन सा एटम ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पुल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो 11 हमारे प्रोटॉन्स हैं वो केवल 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस केस में पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, राइट। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पर 11 क्या लग रहे हैं, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज हमारा लग रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ज्यादा लग रहा है
तो इसका मतलब है कि 11 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है कि जिस केस में न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगेगा उस केस में हमारी रेडियस डिक्रीज होगी, राइट। तो और इस केस में क्या है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज भाई 11, हमारा न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारी रेडियस उतनी डिक्रीज नहीं करेगी जितनी इस केस में करेगी। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि क्यों कैटायन की जो रेडियस होती है वो स्मॉलर होती है हमारे पेरेंट एटम से, राइट। अब हम बात करते हैं एनायन के केस के बारे में। देखो अब हम बात करेंगे कि जो नेगेटिव आयन यानी कि एनायन होता है वो हमेशा ही बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, राइट। तो इसको हम कैसे देखेंगे, देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, राइट। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे Cl माइनस हमारा एनायन का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो Cl माइनस है ना वो हमेशा ही बड़ा होता है क्लोरीन से, अपने पेरेंट एटम से। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका एटॉमिक नंबर लिखने की कोशिश करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, राइट। 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं यानी कि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कितना होता है, तो देखो जब भी हमारा आयंस बनेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही हमारा यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 17 हो गए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एटम के केस में कितने होंगे, 17 ही होंगे भाई पेरेंट एटम के केस में। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यही से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एनायन होता है वो लार्जर साइज में क्यों होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरा न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, अगर मेरा न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ज्यादा लगता है, तो उस केस में हमारी जो रेडियस है वो डिक्रीज होती है, राइट। पर इस केस में अगर आप कंपैरिजन करो यहाँ पे कि 17 न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन पर लग रहे हैं और इस केस में क्या है, इक्वल है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना। यानी कि 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है यार, ज्यादा पुल कौन करेगा, ज्यादा पुल ये वाला करेगा ना जो पेरेंट एटम है, 17-17 यहाँ पे इक्वल है। लेकिन यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज चूंकि कम है, जिसके कारण यहाँ पे जो है रेडियस, जिसके कारण यहाँ पे जो रेडियस होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता है। और हमारा जो एनाइन होता है वो क्या होता है, साइज में बिगर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एनायन और कैटायन में आपको ध्यान में रखना है कि पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर मेरा कम है, अगर मेरा कम है तो रेडियस इंक्रीज करेगी, और अगर ज्यादा है तो रेडियस इंक्रीज करेगी। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा है, अगर आपको एटम और उसका एक एनायन दे रखा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, और पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज को देख लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि भाई 17 जो प्रोटॉन्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कौन ज्यादा खींचेगा भाई, ये वाला ज्यादा खींचेगा ना। अगर ये ज्यादा खींचेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस केस में रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, कि वेरिएशन ऑफ अ साइज इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम समझेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? देखो, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बट इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। राइट। यानी कि ऐसी हमारी स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हमारी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहा हूं तो सिंपल सा माइंड में आना चाहिए भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें अलग अलग होंगे। यानी कि हमारे जो एटम्स है वो अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की बात यहाँ पे हो रही है। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है यानी कि हमारे एटम भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो इसको अच्छे से और समझते हैं विद एग्जांपल के साथ। यहाँ पे क्या है कि मैंने कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखी हुई है। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस। आपको इनकी रेडियस के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसे लगाना है। अभी तक हम फुल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कैसे कैसे। आपको जब भी आयनिक रेडियस पूछी गई है, चाहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर हमारी कैटायन और एनायन हो, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे लिखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के केस में, तो नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए बच्चों? इसके पास हो गए 7। यहाँ पे ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन आ जाएगा 9, सोडियम आ जाएगा 10, नहीं बल्कि यहाँ पे आ जाएगा 11, मैग्नीशियम 12 और एल्यूमिनियम 13। तो डिफरेंस आपको दिख गया होगा। हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मैं बात करूं या फिर इसी को न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, सब में अलग अलग है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे अगर मैं बात करूं N3 माइनस, तो N3 माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सोडियम, सॉरी, नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास पहले 7। अब 3 माइनस का मतलब क्या है? यानी कि एनाइन ये बना है तो एनाइन के केस में एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। तो 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। तो 7 और 3 10, यहाँ पे 10 हो गए। ऑक्सीजन 8, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने तो ये 10 बन गया। फ्लोरीन पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 10 बन गया। सोडियम पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस चार्ज है यानी कि कैटायन है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 11 से हो गया 10। मैग्नीशियम 2 प्लस कैटायन है, 2 पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो 12 से ये क्या हो गया बच्चों? 10। Al3 प्लस यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो 13 से कितना हो गया? 10। आपने क्या देखा कि ऐसी स्पीसीज जिनमें हमारे एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब रेडियस की बात करते हैं। रेडियस बताओ भाई इसकी। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, कॉन्सेप्ट आपको पता है, फटाफट से निकालो। ठीक है, उम्मीद है आपने निकाल दिया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, यानी कि 7 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो रहा है। इनडायरेक्टली मैं कहूं तो अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम 3 प्लस की, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज हर केस में सबसे ज्यादा है ना भाई? 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इनका ऑर्डर बताऊं तो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा हमारी जो रेडियस होगी वो किसकी होगी? एल्यूमिनियम 3 प्लस की होगी। जबकि आंसर क्या है? गलत है। सबसे ज्यादा रेडियस Al3 प्लस की नहीं होगी, सबसे कम होगी इसकी। राइट। देखो, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसकी रेडियस और ज्यादा कम हो जाएगी।
ठीक है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना है कि न्यूक्लियस अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया। ये थोड़ा कम कर रहा है, ये थोड़ा कम कर रहा है। इस केस में अगर हम नाइट्रोजन के केस में बात करें, भाई 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट कर पाएंगे, मतलब उस लेवल तक नहीं कर पाएंगे जिस लेवल तक अदर कर रहे हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे नाइट्रोजन 3 माइनस की जो एटॉमिक रेडियस है, या सॉरी आयनिक रेडियस है, वो सबसे ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। राइट, तो ये होगा हमारा ऑर्डर कि भाई सबसे ज्यादा आयनिक जो रेडियस है वो किसकी होगी, N3 माइनस की, फिर O2 माइनस की, F3 की माइनस की। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब में सेम लगेगा कि पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसके पास सबसे ज्यादा होगा, जैसे यहां पे है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है, तो इसकी रेडियस अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हर किसी की तुलना में इसकी रेडियस सबसे कम होगी। यहाँ अगर मैं यहाँ के केस की बात करूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, सबसे कम लग रहा है। तो सबसे कम लग रहा है तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयनिक रेडियस। यहां से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयोनिक रेडियस। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। साथ में मैं इसकी रेडियस भी आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ। यहाँ पे होती है बच्चों 171 पिकोमीटर, ये होता है यहाँ पे 140, फिर आता है 136, 95, 72 एंड 50। देख रहे होंगे आप यहाँ पे जो है इसकी जो एटॉमिक रेडियस है, सॉरी जो आयनिक रेडियस है वो कितनी है, 50 है, जबकि यहाँ पे क्या है 171 पिकोमीटर। तो इतना डिफरेंस यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। उम्मीद है जो आयनिक रेडियस है आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, कि कैटायन की जो रेडियस होती है वो स्मॉलर क्यों होती है और एनायन की जो रेडियस होती है वो लार्जर क्यों होती है। उम्मीद है ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी बहुत सारे करने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन की सीरीज आएगी इसमें, उस क्वेश्चंस को आप पहले खुद अटेम्प्ट करना और उसके बाद हम उसका आंसर देखेंगे।